जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय एवं गवर्नर जनरल की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड रिपन, वायसराय लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका कार्यकाल रहता है सन 1880 से 1884 तक। सन 1880 से 84 तक जितने भी काम भारत में या फिर भारत के इतिहास में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, हम उन सभी को डिटेल से जानेंगे एक ही वीडियो में। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस, पीसीएस हो, चाहे आईएनडीसी, एसएससी, यूपीएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सन 1881 में सबसे पहले, क्योंकि सन 1880 में तो इनकी एंट्री होती है भारत में और 81 में आते ही क्या कहते हैं, क्या करेंगे, तो नियमित जनगणना कराई जाती है। भारत में जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है, नियमित जनगणना का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए हैं, लॉर्ड रिपन लेकर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वायसराय हैं भारत के, ध्यान रखिएगा, इनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं क्योंकि इनके समय में जो कार्य हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। जिस प्रकार से इसमें लिखा है कि देखिए, पहला ही हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो नियमित जनगणना है, जो हमारे वर्तमान समय में 2011 में अभी जनगणना हुई थी, फिर इसके बाद 2021 में हुई है जनगणना। 2021 का डाटा अभी नहीं आया है। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी 10-10 साल पे जो जनगणनाएँ आती हैं, है ना, उनके जो कॉन्सेप्ट है हर 10 साल वाला, ये किसके द्वारा लाया गया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया है। देखिए आगे देखिए, तब से लेकर वर्तमान समय में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना कराई जाती है। तो देखिए वर्तमान समय में कराई जाती है ना, हर वर्ष में। सर 91 में हुई थी जनगणना, 91 के बाद 2001 में, फिर 2011 में और अब 2021 में जनगणना हुई है। इस बार की जनगणना का डेटा हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या कहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या चाइना के बाद दूसरे स्थान पर रहती है। इस बार का डाटा अभी आया नहीं है। तो चलिए हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जनगणना कराई है, ध्यान रखिए। सन 1881 की जनगणना में हैदराबाद एवं राजपूताने को शामिल नहीं किया गया था। राजपूताने जो वर्तमान में भी राजस्थान में है, उनको जो 1881 की जो जनगणना है उसमें क्या है, शामिल नहीं किया गया था। आगे देखिए, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, है ना। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाकर विभिन्न प्रांतों में लागू किए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है ना, किसने की है, तो लॉर्ड रिपन ने की है। 18 मई 1882 को ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं और उस कानून के तहत भारत में क्या, स्थानीय स्वशासन लागू हो जाता है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जो वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आई है, मतलब कि जो ग्राम पंचायत, प्रत्येक जो गांव स्तर, जो गांव का जो लेवल होता है बहुत सबसे निचले स्तर पर गांव होता है ना, और वहाँ पर शासन करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वशासन कहते हैं। और क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। लेकिन जो भारत में ग्राम पंचायतें हैं, उनका कॉन्सेप्ट या फिर उनकी अवधारणा भारत में सबसे पहले कब आती है, तो वो आती है, स्थानीय स्वशासन आता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सन 1882 में। ध्यान रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण घटना होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु थी उसको 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। वर्तमान में भी कितनी है, 21 ही है ना, है ना, वर्तमान में नहीं 21 है। वर्तमान में सिविल सेवा की आयु कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में जो आयु थी उसको क्या है, 19 से आगे कर 21 वर्ष कर दिया। ये थोड़ा अच्छा हुआ। ठीक है, आगे क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हुए सन 1882 में वर्मा प्रेस्कुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है, वर्मा प्रेस्कुलर एक्ट को समाप्त कर दिया, जो 1778 में लागू होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये कब लागू होता है। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने ये जो काम कर रहे हैं, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जितने भी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो लास्ट में इन्हें सबसे अच्छा गवर्नर जनरल की उपाधि भी या फिर वायसराय की उपाधि भी दी जाती है। ध्यान रखिएगा।
तो इन्होंने 1882 में क्या किया, वर्माकुलर प्रेस एक्ट आता है और उसको क्या हुआ, समाप्त कर दिया। और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली सभी पत्र पत्रिकाओं को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रिकाओं को दी गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया। सबसे पहले इन्होंने जो वर्मा प्रेसकुलर एक्ट था उसको हटा दिया। वर्मा प्रेसकुलर एक्ट क्या था कि अब जो है भारत में यदि आप कोई व्यक्ति समाचार पत्र को छापना चाहता है, कोई न्यूज को समाचार बनाना चाहता है, छापना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या, वायसराय के पास सूचना भेजनी पड़ती थी। न्यूज के बारे में सूचना जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, इस एक्ट के तहत। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्ट को समाप्त किया और कहा कि जो भी व्यक्ति समाचार, जो भी न्यूज छापना चाहता है वो आसानी से छाप सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र को लागू कर सकते हैं। ये सब किसने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। आगे देखेंगे। और इन्होंने एक काम और महत्वपूर्ण किया कि क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा में भी पत्र पत्रिकाएं आती थी, तो इन्होंने जो हिंदी भाषा में जो पत्रिकाएं निकलती थी उनके लिए भी क्या किया, कुछ सुविधाएं दे दी, है ना, जो बाकी सभी पत्र पत्रिकाओं पे मिलती थी। इससे पहले भारत में जो हिंदी भाषा में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या होता है, लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, हिंदी भाषा में जो पत्रिका छपती है उसके लिए भी वही सुविधा प्रदान करते हैं जो अन्य एक्ट में अन्य जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें जो सुविधा मिलती है। ठीक है, अब हम बर्मा प्रेसकुलर एक्ट की बात करेंगे कि ये किसके कार्यकाल में आता है। तो देखिए सन 1700 नहीं 1800 चल रहा है अब, तो सन 1878 में वर्मा प्रेसकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वर्मा प्रेसकुलर एक्ट है वो किसके समय में लाया जाता है और कब लाया जाता है, तो 1778 में लाया जाता है। ध्यान रखिए, वर्मा प्रेसकुलर एक्ट किसके समय में लाया जाता है, तो लॉर्ड लिटन के समय में लाया जाता है। और लॉर्ड रिपन 1882 में एक कानून बनाकर इसको समाप्त कर देते हैं। आगे ये क्या करते हैं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी आता है। पहला जो कारखाना अधिनियम है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है, जिसमें 7 वर्षीय कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि 7 वर्ष से कम आयु का यदि कोई बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्तमान में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार है ना, इन सब में दिया गया है ना कि हमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है, काम नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ष उनके शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है ना। तो और क्या किया लॉर्ड रिपन ने, 7 से 12 वर्षों के जो श्रमिकों के लिए, 7 से 12 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, श्रमिक रहते हैं, वो काम करते थे उस समय। ठीक है, तो उन्होंने क्या करती है, 9 घंटे से अधिक कार्य करने पर भी जो प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या होता था कि 9 घंटे से 10, 11, 12 घंटे तक छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। जो श्रमिकों का जो काम होता था वो छोटे छोटे बच्चे बहुत लंबे टाइम तक करते थे, लेकिन उन्होंने एक्ट के माध्यम से क्या किया कि अब जो बच्चे हैं 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। समझ में आया। आगे देखिए, यह एक्ट काफ़ी है ना चाय एवं नील की खेती पर लागू नहीं होता था। बाकी सब में काम करेंगे तो आप क्या है 9 घंटे से कम समय काम करेंगे, लेकिन ये आप चाय, कॉफ़ी या नील की खेती के बारे में कुछ काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम है तो आप क्या करेंगे, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई खतरे वाला काम नहीं होता था, खेती वाला काम था। आगे क्या करते हैं लॉर्ड रिपन, तो देखिए लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। अर्थात ये शिक्षा में सुधार के लिए क्या करते हैं, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर देते हैं, ताकि शिक्षा में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए कुछ पता चल सके। ध्यान रखिए, 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल विधेयक, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। इल्बर्ट बिल विधेयक को याद रख लीजिए आप लोग। लेकिन यूरोप वासियों द्वारा इस एक्ट का विरोध किया जाता है और इस जो विद्रोह होता है, विद्रोह कर दिया जाता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इल्बर्ट बिल विधेयक है वो क्या होता है। मतलब ये जो विधेयक है, इल्बर्ट बिल विधेयक के माध्यम से जो 1883 में आता है, इसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति
परीक्षा पास करता है और परीक्षा पास करने के बाद जो जज बनता है और यदि कोई व्यक्ति जज बनने के बाद वो सबकी सुनवाई कर सकता है। कहने का अर्थ है यदि कोई यूरोपीय व्यक्ति भी मुकदमा आता है यूरोपीय व्यक्ति का भी, तो वो उस पर भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन दे सकता है। जो भी समस्या है, जो भी उसने क्राइम किया है, उसी के अनुसार उसको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, लेकिन यूरोप जितने भी लोग उस समय यूरोपवासी भारत में निवास करते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। ठीक है, वो इस बात का विरोध करते हैं कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे। जब वो इस विरोध को बहुत ज़्यादा, ये विरोध बहुत तेज़ी से होता है, तो इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोह के कारण क्या होते हैं, ये जो लोग, ये सब विरोध बहुत तेज़ी पर होता है, तो इस एक्ट को वापस भी लेना पड़ता है। इल्वर्ट बिल विवाद, फिर बाद में इसको वापस भी ले लिया जाता है श्वेत विद्रोह के कारण। ध्यान रखिए ये विद्रोह क्यों होता है, इल्वर्ट बिल विधेयक क्या है, हमने जान लिया है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, इन्होंने क्या किया है, रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में इन्होंने कहा है कि ये भारत के उद्धारक हैं, इसलिए इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। जिस तरीके से राजा राम मोहन राय को राजा, क्योंकि राजा, आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सती प्रथा से ये संबंधित थे, याद रखिएगा। इनको राजा की उपाधि दी जाती है, इसी तरीके से इन्हें क्या, भारत के उद्धारक की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। इसके अलावा भी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन या फिर स्वयं प्रशासन का जनक कहा जाता है। दूसरी बात हो गई ये। तीसरा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको उद्धारक की संज्ञा देते हैं, है ना। कहीं इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, या फिर स्वर्णिम युग का कार्यकाल, इनका जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहता है, इसे कहा जाता है। याद रखिए सबसे अच्छे या फिर लोकप्रिय वायसराय जो हर प्रत्येक व्यक्ति को लोकप्रिय थे, ठीक है ना, ये कौन थे, तो ये लॉर्ड रिपन थे। और सबसे गंदे वायसराय किसको कहा जाता है, कर्जन के बारे में। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, इसीलिए उनको सबसे गंदा वायसराय कहा जाता है। याद रखिए हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड रिपन के बारे में। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आप एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन देना है, तो प्लीज़ दोस्तों सुझाव, आप जो भी सजेशन देंगे, जो भी सुझाव देंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा 10 सेकंड के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो वैसे पसंद ही आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।